नमस्कार दोस्तों, कायल हिंदी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त बाबूलाल कायल आपके सामने फिर से हाजिर हो चुका हूँ। तो हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे थे, व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में अध्ययन किया था। तो अब आगे करते हैं हम थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में, तो उसकी हम आज चर्चा करते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से बोले जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। देखिए दोस्तों, वर्णों के उच्चारण स्थान में हमने हमारे मुंह में जो स्वरतंत्री होती है, जो अंग होते हैं, उन्हीं से वो बोले जाते हैं। जैसे प्राणवायु अंदर से निकलती है तो मुख अवयव होते हैं, उनके द्वारा बोले जाते हैं। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान। जैसे अपनी जीभ है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, इनको क्या बोल देते हैं हम, उच्चारण स्थान बोल देते हैं। तो उनके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपने मुंह में मैं आपको डायग्राम बताता हूँ एक। जैसे ये अपने दांत है यहाँ पर, और ऊपर ये मसूड़ा है, ये तालु है, और ये अंदर तक जाता है। और यहाँ से देखिए ये ऐसे होकर नीचे आ जाता है श्वास नली में। तो अब देखिए इनमें क्या होता है, यहाँ शुरू में अपने क्या होते हैं, यहाँ पर क्या अपने कंठ, कंठ कंठ के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ये होता है तालु। कंठ और ये ऊपर वाला होता है तालु। तालु और जो दांतों के जस्ट ऊपर है ये होता है मूर्धा। मूर्धन्य वर्ण जिनको बोलते हैं, ये होता है मूर्धा। और ये हो जाते हैं अपने दांत। यहाँ पर है दांत, और ये दांत हो गए। और दांतों के जो यहाँ पर बाहर होते हैं ओष्ठ, ये हो गए ओष्ठ। तो ये 5 स्थान होते हैं जिनके द्वारा हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो 5 स्थानों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो कहाँ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। जैसे कंठ से कौन से बोले जाते हैं, तालु से कौन से बोले जाते हैं, मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं, दांत से कौन से बोले जाते हैं, और ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें थोड़ा साइंटिफिक देखिए आप, कहाँ से शुरू होते हैं अपने वर्ण, कहाँ से बोलना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने कहाँ से शुरू किया, यहाँ से नीचे क्या है, कंठ। तो कंठ से शुरू किया, कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। जो इस तरह से शुरू किया है, इसी तरह से हम इनको वर्णों को लेंगे। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। इसी तरह से आते हैं। पूरी की पूरी एक साइंटिफिक विधि है। इसको देखिए आप, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सारणी। देखिए इसको, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कंठ, 1 नंबर पर लिख देता हूँ कंठ। तो कंठ को क्या बोलेंगे हम, कंठे वर्ण, कंठे वर्ण बोल देंगे, कंठे। फिर दूसरा आता है तालु, तो तालु को बोल देंगे तालव्य, तालव्य। तीसरा आता है मूर्धा, तो मूर्धन्य, मूर्धन्य। चौथा आता है दांत, तो दंते, ये दंते हो गए। 5वां है ओष्ठ, तो ओष्ठे वर्ण, ओष्ठे। अब देखिए ये हो गया यहां पर। अब यहां देखिए मैं आपको पूरी की पूरी वो लिख देता हूं, वर्णों के उच्चारण स्थान। दोबारा लिख देता हूं इसको मैं छोटा सा, ताकि अपने पास ये स्थान बचा हुआ रह जाए। वर्णों के उच्चारण स्थान। देखिए हम पहले लिख देते हैं अपनी पूरी वर्णमाला। क वर्ग, सीधा लिखा मैं क वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है क के 5 वर्ण आ जाएंगे इसमें। फिर क के बाद में च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। इसके बाद में आते हैं अपने ये रह लव, ये रह लव। फिर होते हैं स और है। और इधर आ जाते हैं फिर स्वर, ए
आ, ई, ई, उ, री, और लरी को छोड़िए, लरी आ जाता है इसमें, चलो लिख देता हूं मैं लरी। अब बाकी आते हैं अपने ए, ऐ, ओ, औ। ये सो जाते हैं, लेकिन हम इनको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो ए है वो ए और ई से मिलकर बना है, और मैंने बता दिया था आपको ये ए है, कंठ है, और ये तालु है, तो कंठ तालु हो जाएगा ये। इसलिए हम इनको इतनों को ही लेंगे यहाँ पर। और जैसे ये ओ बना है, तो ए और ऊ से बना है ओ, और ये हो गया ओष्टे, और ये हो गया कंठे, तो क्या होगा? कंठोष्टे हो गया ये। तो हम इनको लेते हैं। अब बोलोगे आप वो संयुक्ताक्षर, वो भी इसी तरह से बनते हैं। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? क्ष, त्र, जे और स्र। ये भी दो से बनकर बनते हैं। जैसे ये बन गया क प्लस स प्लस ए, तो इसी तरह से त्र, त, र, त प्लस र प्लस ए, इस तरह से ये बनते हैं। तो तय का अलग स्थान है, इसका अलग स्थान है, इसको से बोल देते हैं हम। तो इनको हम शामिल नहीं करेंगे, बाकी सारे वर्ण आ जाएंगे इसमें। तो देखिए आगे किस तरह से हमें लेना है इनको। मैंने कंठ वर्ण लिख दिया, इसको एक सारणी के रूप में हम बना लेते हैं। एकदम से इजी तरीका, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आपको समझना है किस तरह से करना। अब देखिए पहले मैंने बताया था आपको कंठे ऊपर से शुरुआत कर दो, यहां पर भी आप नंबर लगा दो, 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5 हो गया। तो पांचों को ऐसे कैसे लिख दो। पहले क वर्ग का, कंठे में क वर्ग, फिर देखिए च वर्ग आ जाएगा, फिर ट लिखा तो ट वर्ग आ जाएगा, फिर देखो ट के बाद में त वर्ग आ जाएगा। ऐसा कैसा नंबर उतार दो इनमें से। फिर ओष्ट में ये प वर्ग आ जाएगा। देख लीजिए आप नंबर ऐसे कैसे, 5 पे प, तो 5 पे भी प आ गया। अब देखिए इधर चलते हैं हम, बच गए कौन से? ये वाले बच गए। फिर पहले देखिए स्वर देख लीजिए आप, ये वाले इसमें देखिए आप, ये र ल व, तो ये र ल व में आप छोड़ दीजिए एक ऊपर वाला बस, बाकी ऐसा कैसा लिख दीजिए इसके र ल व। हो गया काम। स है, तो इसमें भी यहां से शुरू कर दीजिए आप, स, इसको है को देख लीजिए आप, छोड़ दीजिए। अभी इतना हो गया। इसके बाद में देखिए आप, यहां पर आ जाएगा है और विसर्ग, ये दो चीज यहां पर आ जाएगी। अब अपने स्वरों को देख लेते हैं। ये तो हो गया काम इनका, तो व्यंजनों का पूरा काम हो गया। ये रे ल व चारों को लिख दिया, फिर यहीं से शुरू कर दिया इसको, स और है ऊपर आ गया। अब देखिए अपने करते हैं व्यंजन स्वरों का, तो स्वर में सीधा लिख दीजिए ए, आ, ई। अब देखिए यहां पर ई के बाद में हम उ नहीं लेंगे, फिर लेंगे री, और अब यहां पर ले देंगे हम उ। ये पांचों वर्गीकरण आपके शायद समझ में आ गया, और इनको रटना नहीं है, बस इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है इनको बना लो। ठीक है ना पूरा? हाँ इसी तरह बना लो जैसे मैंने लिखा है। यहां से स्टार्टिंग में देख लीजिए आप, शुरुआत में क्या है? कंठ है, फिर क्या है? तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत और ओष्ठ। पांचों इस तरह से यहां से शुरू करोगे तो उनको उधर से क वर्ग से शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में है और विसर्ग आ जाएंगे इसमें, फिर ये र ल व स है यहां पर आ गया, और ए आ ई री ये यहां पर आ गया। इस तरह से आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे देखते हैं। अब कुछ एक वर्ण बचते हैं, जैसे नासिके वर्ण। नासिके होते हैं प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, वर्ग का पंचमाक्षर।
पंचमाक्षर कौन से होते हैं? जैसे ये क वर्ग है, क वर्ग का पंचमाक्षर क्या हो गया? ङ। फिर च वर्ग का ये, ट वर्ग का अणे, त वर्ग का न और प वर्ग का मैं। ये सब क्या होते हैं? नासिके वर्ण इनको बोलते हैं। प्रत्यय वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? नासिके। अब मैंने बताया आपको कंठ तालु, इसके बारे में बात की थी हमने। ये दोनों क्या हो गए? कंठ तालु, क्योंकि ये ए तो बोला जाता है कंठ से, और ये ऊ बोला, ये ऊ सॉरी ए और हाँ ये तालु से, ई बोला जाता है तालु से। तो क्या हो गए? कंठ तालु। देखिए कंठ तालु, ए और ए। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। इनका होता है विच्छेद ए प्लस ई, और इसका होता है ए प्लस ए, ए प्लस ए दोनों का। ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा। फिर देखिए ओ ओ, ओ ओ क्या होता है? कंठोष्ठ। एक तो कंठ से बोला जाता है और एक ओष्ठ से, तो ये हो जाते हैं अपने कंठोष्ठ, क्योंकि ये ए और ओ से मिलकर, उ से मिलकर बना, ए और उ से मिलकर बना है। ये ओष्ठ है और ये कंठे है, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ ए औ, ओ और औ, ये दोनों हो गए कंठोष्ठ। इसमें कौन सा मिला है? ए और उ। और इसमें कौन से मिलता है? ए और ओ। दोनों मिलते हैं क्या होता है? कंठोष्ठ हो जाते हैं। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब इनमें दो होते संघर्षहीन, ये भी बताई मैंने बात आपको। संघर्षहीन, संघर्षहीन, संघर्षहीन होते हैं दोस्तों ये और वह, ये दोनों संघर्षहीन वर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? इनको बोलने में, इनको और अर्ध स्वर भी कहा जाता है इनको। इसके बारे में मैंने बात कर ली थी, क्योंकि इनको बोलने में हमें किसी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, और करना पड़ता तो अल्प। जैसे ये सीधा सा बोला जा रहा है, वह सीधा सा बोला जा रहा है, तो ये संघर्षहीन वर्ण होते हैं और इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। यह वह, इनको हम। और देखिए फिर आता लय अपना, पार्श्व जिसको बोलते हैं, पार्श्व वर्ण, ये अलग से नाम है इनके। लय, लय को पार्श्व क्यों कहते हैं? लय को पार्श्व इसलिए कहते हैं, जब हम बोलते हैं लय को जब हम उच्चारण करते हैं लय का, तो लय, लय जैसे ही आप बोलोगे तो दोनों तरफ से अपनी जीवा, उसके दोनों तरफ से हवा बाहर निकलेगी। पार्श्व का मतलब होता है बगल, पार्श्व का अर्थ होता है बगल। तो बगल से हमारी जो प्राणवायु है वो निकलती है, इस कारण से इसको क्या कह देते हैं? पार्श्व वर्ण कह देते हैं। अब देखिए आगे, प्रकंपित वर्ण एक और होता है रे, प्रकंपित रे। अब इसको जिसको बोलते हैं ऐसे प्रकंपित, मतलब झटका सा लगता है इससे रे को बोलने में, तो प्रकंपित हो जाते हैं। और एक देखिए आपने ताड़न जात, तो मैंने बता दिया आपको, ताड़न जात वर्ण ये होते हैं अड़े और ढे। इनका उच्चारण होता है अड़े और ढे। जैसे फेंका हुआ बोलते हैं इनको, उत्तक्षिप्त बोलते हैं, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं अड़े, जैसे ऐसा लगता है जैसे हमने बारिश को फेंका जबरदस्ती, तो अढ़े बोलते हैं तो भी ऐसा लगता है फेंका हुआ वर्ण है। इस तरह से ये लगते हैं। तो ये हो गए अपने पूर्ण उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम देखते हैं कंपन के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दोबारा समझ लीजिए, इसको मैंने बताया था पहले आपको कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। तो देखिए उच्चारण स्थान में अपना कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत और ओष्ठ है। जिस तरह से हम नीचे से चलते हैं, कंठ से, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत और फिर ओष्ठ, इस तरह से चलते हैं। तो इसी तरह से आप इनको वर्गों को ले लीजिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ऐसे कैसे लिख दीजिए। उसके बाद में है और विसर्ग सीमा जाएगा। फिर देखिए यहां से शुरू करते, यहां से कर दीजिए ए आ ई री री और उ सीधे सीधे आ जाएंगे। फिर यहां से शुरू कर दीजिए आप, ये रे ले वे स और है ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको। और ये जो सारणी है इसको ऐसी कैसी स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो नहीं लिया तो इसको दोबारा से देख के वीडियो को और स्क्रीनशॉट
ले लेना, जिससे आपको दोबारा समझने में आसानी रहे। अब देखिए दोबारा आते हैं अपने अघोष और सघोष, यानी कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। घोष का अर्थ होता है कंपन, गुंज जिसको बोलते हैं हम। कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण कंपन के आधार पर, यानी घोष और अघोष जिसको बोलते हैं, अघोष और घोष, इसको हम सघोष भी बोल सकते हैं, सघोष भी बोल सकते हैं। अघोष और सघोष। घोष अ का मतलब होता है रहित और घोष का मतलब होता है नाद या आवाज, गुंज कह देते हैं जिसको हम, या कंपन कह देते हैं। गुंज, कंपन, नाद या आवाज। सघोष, स का मतलब सहित, तो नाद सहित या गुंज सहित या आवाज सहित, ये इसका हो गया अर्थ। तो वर्णों में कौन कौन से वर्ण हैं जिनको हम बोलते हैं? तो गुंज अधिक होती है, आवाज ज्यादा निकलती है अपनी, जैसे मैंने कै बोला निकले ज्यादा, और ख ज्यादा आवाज निकलती है। घोष और अघोष हो जाते हैं। अब तो कौन कौन से तो घोष होते हैं, कौन कौन से अघोष होते हैं? देखिए सीधा सा बता दूं आपको, मैं कहीं भी जाने की जो थोड़ी सी बात याद रखनी है आपको, सिर्फ एक लाइन याद रख लेना आप। तो अघोष के बारे में बता रहा हूं आपको मैं, कौन कौन से होते हैं। मैं कहूंगा आपको 1 2 13, 1 2 13 अघोष, बस इस लाइन को याद रख लेना। घोष और अघोष आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहीं से, सिर्फ एक लाइन। मैं आपको अघोष बता रहा हूं, अघोष अगर आपको बता दिया तो फिर वो सघोष तो अपने आप ही आपको याद, जो बच्चे हुए होंगे वो सघोष ही होंगे। 1 2 मैंने बताया, 1 2 का मतलब होता है वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा 13, ये 13 तो संख्या का नाम है, टोटल होते हैं 13, तथा 1 2 13 अघोष। अब यहां पर देखिए ये 3 अक्षर है, तो तीनों में अपन क्या ले लेंगे? स और स तथा स, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। पहला दूसरा देख लीजिए आप, प्रत्येक वर्ण का क का होगा क ख, फिर च का होगा च छ, ट वर्ग का होगा ट ठ, त वर्ग का होगा त थ, और प वर्ग का होगा प और ठ। पांचों वर्णों के कितने हो गए? वर्गों के 2 2 है तो कितने हो गए? 10, 10 प्लस ये हो गए 3, 3 बराबर कितने हो गए? 13। तो क्या हो गए? ये अघोष हो गए 13। बस इतना सा याद रख लेना आप, 1 2 13 अघोष। और बाकी जो भी बच गए स्वर व्यंजन, जितने भी सारे बच गए, उनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है इनको। सिर्फ ये एक लाइन याद रख लेना, 1 2 13 अघोष, ये अघोष हो गए, बाकी सारे के सारे क्या हो गए? घोष वर्ण हो गए। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, एकदम से ट्रिक है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। हालांकि मैं ट्रिक बताता नहीं हूं ज्यादा, लेकिन ये बता दिया आपको क्योंकि हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सारा का सारा मैट्रिक्स सोल्व हो रहा है कि अघोष याद कर लिए, सघोष तो अपने आप ही हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिए। अब देखिए प्राणवायु के आधार पर, ये तो कंपन के आधार पर हो गया, फिर अब प्राणवायु। प्राणवायु दोस्तों क्या होती है? प्राणवायु हम साइंस में बोलते हैं ऑक्सीजन को। किसको बोलते हैं हम? ऑक्सीजन को। लेकिन यहां हिंदी में किसको बोलेंगे? जो अपने फेफड़ों से हवा निकलती है उसे क्या बोल देते हैं हम? प्राणवायु के आधार पर बोलते हैं, प्राणवायु बोल देते हैं। प्राणवायु के आधार पर 2 होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण,
प्राण का मतलब मैंने बता दिया आपको, जो प्राणवायु होती है, हवा निकलती है, वो अल्प मतलब थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में हवा का बाहर निकलना, हवा का बाहर निकलना। और इस तरफ क्या जाएगा, ज्यादा मात्रा में, इससे थोड़ी ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में हवा का या प्राणवायु का बाहर निकलना। बस इसमें इतना ही फर्क है। अब देखिए अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं, इनको देखिए आप। पहले हम देख लेते हैं महाप्राण। मात्र कितने होते हैं, 10 महाप्राण, और उसमें व्यंजन उनको जोड़ देते हैं। बस सीधा सा टिक लगाओ आप, महाप्राण वही बताया मैंने बात आपको, 1 2 तेरा एगो जिसको बताया इसमें लिख दीजिए 1 2 की जगह 2 4 2 4, और यहां पर आएगा 13 की जगह 14, क्योंकि यहां पर भी एक बढ़ गया ना, 2 4 14 महाप्राण। बस 2 4 14 महाप्राण। इसमें क्या है, एक है यहां पर, तो एक की जगह हमने 2 कर दिया यहां पर, तो 2 करते यहां पर क्या हो गया, 1 बढ़ गया। या ऐसे याद रख लीजिए, ये है 4 नंबर है तो 4 के यहां पर 1 लिखिएगा, क्या होगा, 14 हो जाएगा। देखिए 2 4 14। पहले मैंने बताया आपको कि ये क्या है, ये है कै वर्ग। कै वर्ग का देखिए आप, ये वर्गों के दूसरा और चौथा अक्षर है, तो कै वर्ग में दूसरा क्या आएगा, ख, चौथा क्या आएगा, घ। फिर च वर्ग में दूसरा क्या आएगा, छ, और चौथा क्या आएगा, झ। और फिर 3 नंबर में देखिए आप, ट वर्ग में दूसरा ठ, और चौथा आएगा ढ। इसके नुक्ता मत लगा देना नीचे, ये ताड़न जाति मत लगा देना इसके। 5वें में त में दूसरा है थ, और चौथा है ध। और प वर्ग में है दूसरा, और चौथा है प फ प भ आ जाएगा इसमें। तो ये कितने हो गए, 5 वर्ग है अपने पास, पांचों में से 2 2 ले लिए, तो 2 गुणा 5 बराबर 10 हो गए। 10 प्लस यहां पर क्या आएंगे, यहां पर देखिए आप, महाप्राण है 4 है, एगोस है यहां पर 3 लिए, तो एक और बढ़ा देते हैं, कौन सा हो जाएगा, से, और ये है हो रहा जाएगा इसमें। तो ये कितने हो गए, ये 4 हो गए, तो 10 प्लस 4 बराबर कितने हो गए, 14 वर्ण टोटल हो गए इसमें। ये हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। बाकी अब कहोगे सर अल्प प्राण कौन से होते हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण निकाल दो, बाकी बच्चे वो कौन से हो गए, सारे के सारे अल्प प्राण हो गए। सिर्फ आपको याद तो ये रखना है ना, सिर्फ 2 ही चीज याद रख लो आप, तो एक तो एगोस में पहला दूसरा वर्ण आ जाएगा, और कितने हो गए संख्या में 13, तो सह तीनों से जुड़ जाएंगे, वो क्या हो गए, एगोस। और एगोस हो गए तो बाकी बच्चे सारे के सारे सहगोस हो गए। अब इसमें देखिए महाप्राण में 2 4 14 एगोस, 2 4 तो दूसरा और चौथा वर्ग का अक्षर आ जाएगा, जैसे च वर्ग का दूसरा चौथा, कै वर्ग का दूसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण आ जाएगा इसमें। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा इसमें। इसमें पहला दूसरा आया था, और बाकी इसमें सिर्फ ये है और जुड़ गया, तो कितने हो गए, 14 हो गए। तो इसकी एक सारणी से बना लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ट्रिक याद कर लेना। 2 ही ट्रिक है इसमें महत्वपूर्ण, एक तो ये वाली और ये के 2 4 14 महाप्राण। बस इतनी सी याद रख लेना, बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने वो भी बता दिया आपको, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर और कंपन के आधार पर, तीनों भेद में से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। संधि में भी आएंगे एगोस की संधि, और अल्पप्राण महाप्राण के आधार पर इनके संधि में भी ये आएंगे। तो ये वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिनको आप अच्छी तरह से अगर पढ़ लोगे तो संधि में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। अब इसको देखिए आप किस तरह से हम एक सारणी बनाते हैं दूसरी तरफ से। देखिए पहले मैं लिख देता हूं कै, ख, ग, फ और ङ।
च, छ, ज, ज और ये, फिर ट, ठ, ड, ड और ड़, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, ब और म। ये सारे के सारे 25 के 25 अपने व्यंजन आ गए यहाँ पर। अब देखिए इनको कैसे हम डिवाइड करेंगे। बस अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष सारे इसमें आ जाएंगे। बस देखते रहिए आप। डिवाइड कर देता हूं इसको मैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या शुरू करना आपको, ए एम ए एम ए, बस हो गया। फिर ए जी जी और जी। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं इस ए का मतलब क्या है। इस ए का अर्थ है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एम का मतलब है महाप्राण, ठीक है। और नीचे वाले ए का मतलब है अघोष, और इस जी का मतलब है घोष। इसका क्या अर्थ है, घोष। अब यहां पर देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ए एम ए जी जी, ए जी 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 हो गया। अब इस लाइन वाले क्या होंगे, अल्प प्राण, और नीचे क्या है अघोष, महाप्राण, और ये अघोष हो गया। तो देखिए आप, ये अल्प प्राण है और नीचे क्या है घोष है, तो ये अल्प प्राण और घोष व्यंजन हो गए। अब ये तो हो गए। अब इसके बाद अपने सह बच्चे, तो सह क्या बताया था मैंने, महाप्राण, तो यहां पर जोड़ दीजिए। सो सह और ये है एक्स्ट्रा आ गए। और वो क्या बताए थे मैंने, अघोष, तीनों सह को, सह और सह, बस। बाकी आएगी आपके सारे के सारे। बाकी आप कहोगे सर ये रेलवे रहेगी, तो ये रेलवे का मैंने बता दिया था कि बच्चे सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। अघोष में ये 4 ये बताया मैंने आपको, 13 बताए थे, तो 5 तो ये हो गए, 5 इस लाइन में 10 और 3 ये जोड़ दिए, कितने हो गए 13। और इसमें महाप्राण में 14 बताए थे मैंने, तो आप देख लीजिए, एक लाइन ये, एक लाइन ये महाप्राण की है, तो 5 वाली लाइन ये, 5 वाली ये, 10 और 4 कितने हो गए 14। बाकी सारे के सारे बच्चे क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। अब अगर यहाँ जोड़े तो अल्प प्राण में लिख सकते हैं, ये ललव है, और ये ललव अल्प प्राण और घोष में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये ललव है और अल्प प्राण और घोष में आ जाएंगे। या इस लाइन में लिख सकते हैं, अल्प प्राण घोष की लाइन ये है, अल्प प्राण घोष की लाइन ये भी है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम ये र ल और अल्प प्राण और घोष है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाएंगे। बात तो सिर्फ ये सह की और ये है की हो रही थी, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, और कल हम शुरू करेंगे नया चैप्टर के संधि का, तो उसमें आप वर्णों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए इनका, उसके बाद में वो संधि हम शुरू करेंगे कल से। तो अभी के लिए इतने हैं दोस्तों, और तीसरा जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वीडियो नंबर 7 का, तो उसको आप जाकर देखिए, आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों। यहाँ बताइए तो सही कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, कोई चीज छूट तो नहीं रही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।